गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रीवियस वाला टॉपिक जो है कंप्लीट किया था। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक। एज यू कैन सी जीआईएस बेसिक दिया हुआ। अब यहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे वापस जीआईएस का मतलब समझ रहे हैं। एज यू कैन सी, जी मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, लाइक कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग को मिलते हैं लोकेशंस के, वो और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग ऐड करते हैं। मतलब विच कोऑर्डिनेट्स वी सपोज टू ऐड व्हाट इंफॉर्मेशन, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो जीआईएस बनेगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग के पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू है, कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन है फॉर अर्थ, बराबर है। मैप लोकेशन होंगे आपके, जिसको हम लोग स्पेशल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये आपको बताता है कि एग्जैक्टली कौन सा, वेयर वेयर दैट प्लेस इज लोकेटेड, वो कोऑर्डिनेट्स बताएगा आपको। एंड व्हाट इज लोकेटेड ऑन दैट प्लेस, ये कौन बताएगा? ये डेटाबेस, डेटाबेस जो हम लोग ऐड करते हैं इसके साथ में, टेबल्स जो ऐड करते हैं वो बताएगा। सो इट गोज लाइक दिस। वी हैव we supposed to extract information from this multiple data sources, जिसको हम लोग ETL प्रोसेस, आपने बिजनेस इंटेलिजेंस में ETL प्रोसेस समझा रहेगा, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो वो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। आफ्टर ETL प्रोसेस वो सेम जो डेटा है वो हम लोग डेटा वेयरहाउस में ऐड करेंगे। ये देखो, ये सेम जो आपका BI का कंसेप्ट यहाँ पे ऐड यूज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये क्यूब बना रहे हैं। क्यूब मतलब व्हाट इज क्यूब? व्हाट डू मीन बाय क्यूब? जहां पे क्या रहेगा? क्यूब का मतलब क्या होगा? मल्टीपल क्या क्यूब में? BI में सुना है ना, क्यूब मतलब मल्टीपल। गाइस, व्हाट इज क्यूब? सर अभी तक सिखाया नहीं। ओके ओके, ठीक है। सो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज क्यूब इन BI, मतलब जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर डी मार्ट पे है, तो डी मार्ट के आप देखो कि बहुत सारे उसके अलग अलग ब्रांचेस है। तो अब उसका अगर मुझे समरी रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल डायमेंशंस यहाँ पे यूज करेंगे। लाइक वन डायमेंशन इज प्लेस, कि कौन सा डीमार्ट का स्टोर हम लोग बात कर रहे हैं, बोरिवली, अंधेरी, कांदिवली, बैंड्रा, सेंटा क्रूज, द लोकेशन। उसके बाद में आएगा टाइम। सपोज सेकेंड डायमेंशन इज टाइम। सो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि ओके, ये मंथ में, ये वीक में, आज के दिन 26 जनवरी को, दैट इज द टाइम डायमेंशन। तो उससे हम लोगों को क्या पता चलेगा? कौन से टाइम पे, कौन से स्टोर पे। एंड थर्ड डायमेंशन सपोज मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज प्रोडक्ट। सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब या डेटा वेयरहाउस पे हम लोगों ने जब ये ETL प्रोसेस अप्लाई किया, और डेटा वेयरहाउस में से हम लोगों ने ये OLAP प्रोसेस फॉलो किया। सो बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्यूब आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस के बेस के ऊपर एक को इन्फॉर्मेशन फेच करने की ट्राई करेंगे। लाइक वन डायमेंशन इज स्टोर डायमेंशन, जिससे मुझे पता चलेगा कि ओके, बोरिवली, कांदिवली, मलाड कहाँ का स्टोर है वो। देन सेकेंड डायमेंशन होगा, दैट इज प्लेस, सॉरी टाइम, दैट इज ये मंथ, लास्ट मंथ है, या ये वीक है, आज का दिन है, कल का दिन है, लास्ट वीक का कोई एक स्पेसिफिक दिन था, वो टाइम आ गया। एंड थर्ड होगा, दैट इज प्रोडक्ट। सो उससे मुझे क्या पता चलेगा? व्हेन वी हैव मल्टीपल सच स्टोर्स, सो कौन से टाइम पे, कौन से स्टोर में, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कितना था। So that is what we can verify with the help of this data extraction या data sources process जो आपको यहाँ पे बोला गया है। और ऐसा ही कुछ कंपैरिजन जो है वो हम लोग मैप के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर सेम वे अगर मुझे बताना है कि ओके, इन मुंबई वी हैव सपोज 100 स्टोर्स ऑफ डी मार्ट,
सो अब ये 100 स्टोर में से कौन से स्टोर पे डिमांड हम लोग का बढ़ रहा है, कौन से स्टोर पे हम लोग का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये अगर मैप के ऊपर अगर बताना है तो भी हम लोग ये सेम आर्किटेक्चर, ये सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। एंड डेटा वेयर हाउस, दिस इज द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटाबेस मतलब डेटा वेयर हाउस होता है। और उसके ऊपर हम लोग दो टाइप के प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं। एक होता है OLTP, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जहां पे हम लोग एक्टिवली कोई डेटा के ऊपर ट्रांजैक्शन, लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, जो कोई एक डेटा के अंदर कुछ चेंजेस अप्लाई करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। एंड ओलैप मतलब एग्जिस्टिंग जो आपका हिस्टोरिकल स्टोर डेटा है उसको एनालाइज करके उसका हेल्प लेके हम लोग अपने फ्यूचर डिसीजन या बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं, उसको ओलैप बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम लोगों ने ओलैप के थ्रू एक क्यूब बनाया हुआ है डेटाबेस के अंदर, आप BI में पढ़ेंगे डिटेल में आगे, तो उससे क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा मल्टीपल डायमेंशंस क्यूब के कंसिडर करके कि कौन से टाइम पे, कौन से स्टोर पे, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा था या कम था। तो ये मैंने हम लोगों ने डेटाबेस में ऐसा एक क्यूब बनाया जिसके बेस के ऊपर हम लोग सिंपल से रिपोर्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे रिपोर्ट बता सकते हैं क्योंकि बोरिवली का जो स्टोर है उसका प्रोडक्शन प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बार ग्राफ वे में बता सकते हैं। और ये सब के लिए हम लोग डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, मतलब कोई ना कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू ये सारे ऑपरेशंस होंगे। अब जब हम लोग ये स्पेशल बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब ये सारे अपने जो ऑपरेशंस ऊपर हम लोगों ने देखे, ये हम लोग किसके लिए करते हैं, हर एक कंट्री में। लाइक अगर समझो कि जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोकेशंस पे, तो वो टाइम पे उसको अगर अपना खुद का बिजनेस अगर बढ़ाना है तो हर एक कंट्री में उसका करंट प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे GIS के फाइल फॉर्मेट जो है, मतलब मैप बनाएंगे, वो मैप के ऊपर ऐसे डेटा इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद में वो मैप के ऊपर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कौन से स्टेट के, कौन से कंट्री के, कौन से एरिया में कितना हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो कम है, ज़्यादा है, कहाँ पे हम लोगों को और कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगा। सो दैट इज़ व्हाट रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम। आई होप मैंने जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा है। उसके बेस के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हाट इट इज रिटर्न हियर, एट्रीब्यूट, डेटाबेस एंड डिस्प्ले। GIS इन्वॉल्व्स बोथ स्पेशल मतलब कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन आएंगे, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल वैल्यूज, और उसके ऊपर एट्रीब्यूट डेटा ऐड करेंगे, मतलब वो प्लेस का नाम, वो प्लेस के आजू बाजू का और कुछ एड्रेस उसका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ स्पेशल डेटा रिलेट्स टू जियोमेट्री ऑफ स्पेशल फीचर्स एंड एट्रीब्यूट डेटा, जिसके बेस के ऊपर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स, कोई एक स्ट्रीट जो है वो बहुत प्रॉपरली बता सकते हैं इन अ फिगर। क्या बोला है यहाँ पे आपको देखो, एक कोई स्ट्रीट हम लोग बता रहे हैं और उसके ऊपर कोई एक लोकेशन बता रहे हैं, और वो लोकेशन का इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे ये डेटाबेस में स्टोर्ड है। यहाँ पे हम लोग के पास एक स्पेशल डेटा है। स्पेशल डेटा मतलब यहाँ पे जो अलग अलग ये लोकेशन जो बताया, सपोज उसका स्पेशल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एक ये है, देन एक ये है 101 वाला, एक ये वाला है। तो इसका अभी मेरे पास कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल वैल्यू है, लेकिन उससे हम लोग को समझेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है उसके ऊपर हम लोग उसके बाकी के एड्रेस ऐड कर देंगे कि वहाँ पे कौन है, ओनर कौन है उसका, और कोई जो उसका डिटेल है वो सब डालेंगे। सो यही वे में हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटाबेस टेबल्स जो है वो बनाते हैं। और यहाँ पे वापस वही सेम डेटाबेस के कंसेप्ट आएंगे कि एक टेबल के जो आपके यहाँ पे मैप के ऊपर कुछ शेप्स रहेंगे, उसके साथ हम लोग ऐसे मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके उसके ऊपर जॉइन अप्लाई करेंगे, तो उसके बेस के ऊपर देन आपको उसका एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। जो डेटाबेस में हम लोगों ने जॉइंस पढ़ा है वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो यहाँ पे भी आपको सर्टन ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। अब कौन से टाइप के आपके एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन रहेंगे जो हम लोग मैप पे बताते हैं। तो आपके एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन 3 टाइप के रहेंगे, पॉइंट, लाइन, दैट इज आर्क हो सकता है, लाइन मतलब आर्क हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगा ना, कर्व लाइन हो सकते हैं। कोई एक रोड बता रहे हैं हम लोग, तो सपोज रोड जो है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया ये।
और उसके आगे होगा पॉलीगॉन, दैट इज एरिया जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। ये ग्रीन कलर का एरिया है, ये वाला एक एरिया है, और ये ऊपर वाला दूसरा एक एरिया है। सो ऐसे हिसाब से अगर आप देखेंगे जो, तो जब हम लोग स्पेशल डेटा को रिलेशनल टेबल्स में ऐड करते हैं, मतलब डेटाबेस में ऐड करते हैं, ये कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्या चीज़ें वहाँ पे, उसके इन्फॉर्मेशन जब हम लोग अगर डेटाबेस में ऐड करते हैं तो आपके ऐसे 3 सेग्रीगेशंस होते हैं या 3 एट्रीब्यूट टेबल्स बनते हैं। One table is specifically defined for the points which are going to be labeled on our map. Second is to the lines which we are going to draw on our map, and third is the areas or division of that map. ठीक है, ये पॉलीगॉन हो गया। सो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक दिया हुआ है, और जीआईएस में कैसे हेल्प करेगा वो जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। आई होप यहाँ पे अभी और कोई दूसरे डाउट्स नहीं है। Okay, so now as you can see here, next जो आपको पॉइंट दिया हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट। सो यहाँ पे क्या बोला है, एसेंस ऑफ फीचर्स, एट्रीब्यूट एंड नॉन स्पेशल डेटा टेबल्स हम लोग जीआईएस के लिए यूज करेंगे, बराबर है। उसके साथ आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पैकेजेस इनेबल करेंगे जो आपको ये डेटाबेस को मैनिपुलेट करने में या वो डेटाबेस में से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए या वो इन्फॉर्मेशन मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करने में हेल्प करें। देन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट डेटा कौन से है वो हम लोगों ने ऑलरेडी बताया। वन मेथड फॉर क्लासिफाइंग एट्रीब्यूट डेटा इज बाय डेटा टाइप। लाइक हम लोग अलग अलग जो डेटा टाइप रहते हैं हम लोग के डेटाबेस में, वेयर केयर है, स्ट्रिंग है, डेट टाइम है, उसके हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं। नाउ डेटा टाइप डिटरमाइंस हाउ एन एट्रीब्यूट इज स्टोर्ड, बराबर है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द जीआईएस पैकेज, द सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग, डेटा टाइप जो है वो वेरी करता है। जैसे आप देखो कि हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं पे स्ट्रिंग डेटा टाइप काम करता है, कहीं कहीं पे वेर केयर काम करेगा, कहीं कहीं पे इंटीजर काम करता है, कहीं कहीं पे नंबर डेटा काम करता है। सो डेटा सिमिलर टाइप का ही स्टोर होता है, डेटा टाइप का नाम कहीं कहीं पे चेंज होता है। सो वैसे ही जब हम लोग ऐसे टेबल स्टोर करने के लिए जीआईएस के पैकेज भी यूज करते हैं, वो टाइम पे भी वहां पे भी डेटा टाइप जो है वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। लाइक कॉमन डेटा टाइप क्या है, नंबर है, टेक्स्ट, डेट, बाइनरी ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप फॉर नंबर इंक्लूड्स इंटीजर हो सकते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, राइट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाउ कंप्यूटर मेमोरी आपने कितना डेजिग्नेट किया है उसके हिसाब से इंटीजर वैल्यू जो है वो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, मतलब बड़े नंबर स्टोर कर सकता है या वो छोटे नंबर ही स्टोर करेगा। सेम वे सिंगल प्रिसीजन, फ्लोट के लिए भी वही डिफाइन होगा, सिंगल प्रिसीजन नंबर स्टोर करेगा या डबल प्रिसीजन नंबर स्टोर करेगा। पॉइंट में भी बहुत लंबा कोई वैल्यू आता है। ब्लॉब मतलब जब आपको अगर डेटाबेस में अगर इमेजेस, वीडियोस या ऐसा कुछ स्टोर करना है, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स जब स्टोर करना है तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये डेटाबेस में हम लोग, मतलब इन शॉर्ट आपने अभी तक समझा ही रहेगा अपने टीवाई प्रोजेक्ट में कि हम लोग इमेजेस या वीडियोस जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो इमेज या वीडियो है उसका लिंक हम लोग डेटाबेस टेबल में स्टोर करेंगे कोई एक कॉलम के अंदर, और जब कभी वो वीडियो या वो इमेज कॉल होगा सो डेटाबेस में से उसका लिंक फैच होगा और वो लिंक के ऊपर जो स्टोर्ड इमेज या वीडियो है वो देन यूजर को विजिबल होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि जब अगर हम लोग जीआईएस के लिए भी अगर डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ब्लॉब टाइप के जो डेटा है वो इमेजेस स्टोर करेंगे, उसके ऊपर कोई दूसरे मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रहेंगे, जैसे उसका आइकन है, जैसे कोई कलर है। आप देखो कि हॉस्पिटल का एक आइकन स्टोर करते हैं हम लोग, तो वो क्या हो गया, उसके आइकन्स हो गए, लाइक लोगो है वो जैसे होते हैं वैसे। तो वो टाइम पे ऐसे जो स्पेसिफिक कुछ आइकन्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, उसके लिए भी हम लोग ब्लॉब टाइप का जो डेटाबेस है वो यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपको वही दिया है, ब्लॉब क्या क्या स्टोर करेगा, इमेज, मल्टीमीडिया एंड जियोमेट्री ऑफ स्पेशल फीचर एज लॉन्ग एज बाइनरी नंबर्स रहेंगे। अनदर मेथड इज टू डिफाइन एट्रीब्यूट डेटा, जैसे मेजरमेंट ऑफ स्केल कुछ रहेगा वो सब। सो ये आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इंटरवल, ओके, एक बार यहाँ से देखते हैं। नॉमिनल डेटा डिस्क्राइब्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा कैटेगरीज ऑफ अ डेटा सच एज लैंड यूज टाइप्स एंड सॉइल टाइप्स।
अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को फार्मिंग करना है, सो अगर कहीं पे शुगर केन फार्म करना है, टी प्लांटेशन, आप देखो कि कॉफी प्लांटेशन आपको मोस्टली साउथ इंडिया में मिलता है, बिकॉज सॉइल टाइप जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है, एक जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए वो बेस्ट सूटेबल है इन साउथ साइड। टी प्लांटेशन के लिए आप देखो जो नॉर्थ ईस्ट साइड है हम लोगों का, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश के साइड का थोड़ा पार्ट है, वहाँ पे आपको टी प्लांटेशन ज़्यादा मिलेगा। सो जब हम लोगों को भी अगर डिफाइन करना है कि अगर कोई एक फैक्ट्री हम लोगों को प्लांट करना है, सो जैसे आप देखो कि अगर कोई एक फूड फैक्ट्री है, लाइक लेज चिप्स है, या फिर ऐसे कोई दूसरे फूड प्रोडक्ट है, तो उन लाइक कोई कैचअप बनाने वाला कंपनी है, तो वो क्या देखेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे कि उनके लिए लैंड यूज़ कहाँ पे अवेलेबल है, और उसमें भी ऐसे लैंड्स कहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे टोमेटो का फार्मिंग हो सके, जिससे उनके फैक्ट्री के जितने पास में रहेगा, तो जैसे ही क्रॉप कट होगा वैसे इमीडिएटली हम लोग उसको फैक्ट्री में ला सकते हैं। अब एज वी ऑल नो कि ये जो फूड प्रोडक्ट जो है वो अगर ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोगों ने फैक्ट्री तक नहीं पहुंचाया तो वो लॉस हो जाएगा, बराबर है, फार्मर को होगा या फिर जो कंपनी ने परचेस किए वो प्रोडक्ट उनको हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली। सो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, नॉमिनल डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो टाइम पे। तो मैप के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि कौन से टाइप पे कौन से साइड के सॉइल टाइप है। तो अगर हम लोगों को एक टोमेटो कैचअप का अगर फैक्ट्री सेटअप करना है तो वो फैक्ट्री हम लोग कहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ऐसे सॉइल या ऐसे लैंड्स कहाँ पे जहाँ पे टोमेटो का खेती इजीली हो सके, जहाँ पे वो टाइप के फार्मिंग्स नॉर्मली होते हैं, जहाँ पे हम लोग वो फार्मर्स के साथ टाई अप कर सके। देन दूसरे होते हैं ऑर्डिनल डेटा। अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस डिफरेंशिएट डेटा बाय रैंकिंग रिलेशन, फॉर एग्जांपल सॉइल इरोजन मे बी ऑर्डर फ्रॉम अ सीवियर टू मॉडरेट टू लाइट। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ऑर्डिनल डेटा बताएंगे, मतलब यहाँ पे पहले सॉइल इरोजन, मतलब अगर मैं बोल सकता हूँ कि ओके वी हैव इन महाराष्ट्र वी हैव दिस स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना रहेगा ये। सो वहाँ पे जो फार्मलैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग ये ऑर्डिनल डेटा के थ्रू बता सकते हैं। देन होगा इंटरवल डेटा, लाइक उसमें क्या बोला, अ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट इज वार्मर देन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय 10 डिग्री। इंटरवल डेटा बताएगा ये, बराबर है, अलग अलग लेवल पे इंटरवल डेटा बताएगा कि ओके यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, लाइक दैट। नाउ रेशियो डेटा आर सेम एज इंटरनल डेटा except the ratio are based on the meaningful or absolute zero value proportional। फॉर एग्जाम्पल हम रेशियो ऑफ डेटा लाइक हम लोग बता सकते हैं ना कि मेल टू फीमेल रेशियो, वो ऐसा रेशियो डेटा से बताते हैं, लाइक कहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है, कौन से स्टेट में मेल टू फीमेल रेशियो बहुत पुअर है, कहाँ पे मेल टू फीमेल रेशियो बहुत अच्छा है, या कहाँ पे लिटरेसी रेट इन मेल टू फीमेल कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ बता सकता है। Then in GIS application, 4 measurement scale may be grouped into 2 general categories. Now categorical data include nominal and ordinal scale, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, and numeric include interval and ratio scale, जो अभी हम लोगों ने देखा, टेम्परेचर वाला जो था वो इंटरवल था, और जो मैंने अभी आपको मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो बताया वो ये वाला रेशियो वाला था। देन उसके बेस के हिसाब से हम लोग डेटा टाइप एंड मेजरमेंट्स ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, नाउ रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, RDBMS ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा। नाउ देर आर एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइंस, there are at least 4 types of database designs that have been proposed in literature। एक कौन सा है, फ्लैट फाइल्स है, देन हायरार्किकल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जब अगर हम लोग जनरेशन्स देखेंगे, सो डेटाबेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे फ्लैट फाइल्स थे,
फ्लैट फाइल्स का प्रॉब्लम क्या था कि आपको हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग टाइप के ऐसे फाइल्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपका डेटाबेस जो है वो विंडोज से, लिनक्स से और आईओएस सॉरी विंडोज, लिनक्स और मैक उससे अगर एक्सेस होने वाला है, तो आपके एक ही डेटाबेस के तीन फाइल्स बनेंगे। एक जो विंडोज एक्सेस कर सके, दूसरा लिनक्स एक्सेसिबल रहेंगे और तीसरे मैक एक्सेसिबल रहेंगे। तो एक जो डेटाबेस में अपडेट होगा वो भी आपको तीनों अलग अलग साइड पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, वन लार्ज फाइल कंटेन्स ऑल द डेटा एंड यूनिक आइडेंटिफायर। अब प्रॉब्लम क्या है, डेटा रिडंडेंसी होगा। क्यों? बिकॉज जितने टाइप के आपके प्लेटफॉर्म रहेंगे उतने अलग अलग टाइप के आपके कॉपीज बनेंगे। सो उससे क्या होगा, एक्सेस टाइम हाई होगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट आ रहा है। और सपोज कि हम लोगों ने तीन टाइप के डेटा एक ही डेटाबेस के तीन कॉपी बना दी है, एक विंडोज के लिए, एक लिनक्स के लिए और एक मैक के लिए। अब आपका एक डेटाबेस का साइज अगर 1 टीबी का है, तो अभी तीन डेटाबेस का साइज क्या होगा, मतलब उसके तीन कॉपी बनाए, मतलब अभी वही आपका डेटाबेस जो है वो 3 टीबी का हो गया। इसके साथ में आपको अभी आइडेंटिफाई करना है ऑन ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक या लिनक्स। तो उसके बेस के ऊपर देन वो रिक्वेस्ट को वहां पे सेंड करेगा। अब इसमें कभी कभी हम लोग नोटिस करते हैं कि आपका इतना बड़ा डुप्लीकेट डेटा बना के आपका डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मोस्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो आ रहे हैं डेटाबेस एक्सेस करने के, वो विंडोज से ही आ रहे हैं। सो लिनक्स और या तो मैक जो आपने बनाया हुआ है उसका इतना यूज नहीं हो रहा है। सो उससे क्या हो गया, आपका सबसे पहले तो रिडंडेंसी से वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। एंड अगर कोई एक न्यू फील्ड, कोई एक न्यू डेटा ऐड अपडेट भी करना है, तो आपको तीनों डेटाबेस में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही लोकेशन पे कर दिया तो सब जगह पे उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों लोकेशन पे इंडिविजुअली वहाँ पे वो अपडेट्स भेजने रहेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो पहले हम लोग जब तक इतना एक्टिवली इंटरनेट और बाकी प्लेटफॉर्म्स का हैंडल डिवाइसेस इतने एक्सेसिबल नहीं थे, इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, वो टाइम पे ये चलता था। आज के टाइम पे नहीं चलेगा। ये सेम हम लोग डीबीएमएस में पढ़ते हैं, वही है। नेक्स्ट वी हैव इज नेविगेशनल फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बोला है, देखो ऊपर भी फाइल सिस्टम बोला है। फाइल सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे अपने खुद के एक मदर टंग रहता है। आई मीन हम लोगों का सबका जैसे एक मदर टंग रहता है, वैसे ही जो सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके भी अपने कोई ना कोई एक लैंग्वेज रहता है जिसमें वो फाइल पढ़ते हैं, स्टोर करते हैं, एडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेविगेशनल फाइल सिस्टम मतलब यहाँ पे भी आपके जो फाइल्स जो है वो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं, नेविगेट हो रहे हैं, मतलब किसी और को जब यूज़ करना है उसको। सो मल्टीपल फाइल विद डिफरेंट रिकॉर्ड्स, ये होगा पहले। तो नेविगेशनल फाइल सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग प्लेस पे आपको नेविगेट करना है, नेटवर्क में या कोई दूसरे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो मल्टीपल फाइल्स रहेंगे अलग अलग रिकॉर्ड्स के साथ में। और उसके बाद क्या रहेगा, रिकॉर्ड एज अ मास्टर और अ पैरेंट। और एक कोई तो रिकॉर्ड रहेगा जहाँ पे मास्टर रहेगा। ईच पैरेंट हैव मैनी चाइल्ड रिकॉर्ड्स, देन चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैव अ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो ये वे में आपके क्या होगा, नेटवर्क के अंदर मल्टीपल ऐसे रिलेशंस रहेंगे। अब आपको जब एक्सेस करना है तो कहाँ से करना है, पेरेंट्स से ही एक्सेस करना है। पॉइंटर स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके बाद इसके लिए हम लोग ज़्यादा ये वाला भी यूज़ नहीं करते हैं। आप समझ लो कि अगर हम लोग कंप्यूटर लैब जो है उसमें अगर नेटवर्क में हम लोग अगर फाइल्स डाल दें, सो कभी कभी अगर वर्क लोड अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे वो एक्सेस करने का आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ठीक है। देन रैशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस जो आज के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। मल्टीपल फाइल ईच विद द डिफरेंट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड टेबल कैन बी रिलेटेड ऑन अ कॉमन रिकॉर्ड आइडेंटिफायर। सो यहाँ पे देखो रिलेशन टेबल्स में रिलेशन, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन जो है वो यहाँ से पॉपुलर हो गया। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ER, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो यहाँ से पॉसिबल है। तो उससे क्या होगा, हम लोग एक कोई डेटा एक टेबल में, दूसरा दूसरे टेबल में, और दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं बाद में, ये पॉसिबल है।
नाउ फ्लैट फाइल मॉडल्स का एक एग्जांपल दिया है, देखो आपको जैसे यहाँ पे हम लोग के पास रूट नंबर, माइल्स और एक्टिविटी क्या है वो दिया हुआ है ना, और ये आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं 1, 2 एंड 3। उसके बाद में आपको हायरार्किकल डेटाबेस दिया है। सो फैकल्टी है एक, सपोज वो फैकल्टी 2 कोर्स पढ़ा रहे या 2 कोर्सेज में पढ़ा रहे या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे, चलो 2 कोर्स पकड़ते हैं, BSc IT एंड BSc CS, और दोनों में वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो वो कौन से स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। सो 1 to n, ये मतलब 1 to many एंड many to many, ये रिलेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। देन वी हैव अनदर प्रोफेसर और अ फैकल्टी जैक्सन, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो हिस्ट्री किसको पढ़ाते हैं, किसी एक ही क्लास को या कोई 2 लोगों को पढ़ा रहे हैं। देन सेम वे नेक्स्ट है केमिस्ट्री है, देन उसके लिए कौन है वो, देन लर्नर है, क्या सीखना है, CS सीखना है, तो उसके लिए कौन से 2 वेज है वो बता रहे हैं हम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेटवर्क मॉडल। सो नेटवर्क के अंदर क्या होगा, एक नेटवर्क बनते जाएगा हर किसी का, नेटवर्क समझ से क्लोज लूप बनता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज अ हेनरी जो मैथ्स फैकल्टी है, अब वो यहाँ पे जो मैथ्स पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से भी दैट फैकल्टी कैन यूज एंड यूटिलाइज, वो सेम सब्जेक्ट का यहाँ पे भी हेल्प हो सकता है। सो मैथ्स कैन बी देयर इन और कैन बी टॉट बाय वन प्रोफेसर टू मैनी स्टूडेंट्स, सो कोर्सेज 1 to many, मतलब बहुत सारे कोर्सेज में मैथ्स आ सकता है। देन हाउ मेनी आर एनरोल्ड इन दिस, तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। देन और एक सिमिलर वे में मैथ्स वाला है, देन जैक्सन है जो इंफॉर्मेशन देगा, आउटपुट मांगेगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोग के पास हिस्ट्री है, सो अगर आप देखेंगे सो आपस में वो जो कोर्सेज है, जो टेबल्स है, जो एनरोलमेंट है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है कोई ना कोई एक रिलेशन वे में। सो दैट्स वाई वी यूज दिस नेटवर्क आर्किटेक्चर। और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे रिलेशंस, जो रिलेशनल डेटाबेस हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें क्या होगा, दिस इज प्राइमरी की और ये कहीं ना कहीं फॉरेन की रहेगा दूसरे टेबल में। सेम वे यहाँ पे फैकल्टी आईडी इज प्राइमरी की, दूसरे कोई टेबल में फॉरेन की रहेगा। सो देखो जैसे यहाँ पे एक आपके पास कोड है C# या कोर्स हैश जो दिया है, दैट इज द फॉरेन की फ्रॉम कोर्स रिलेशन या कोर्स टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे इसको रिलेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग टेबल को, बिकॉज टेबल इज अ रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम। टेबल का डेफिनेशन क्या रहेगा, इट्स अ रिलेशन बिटवीन रोज एंड कॉलम, इसके लिए हम लोग रिलेशन बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट प्राइमरी की जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे वो फॉरेन की हो गया। सेम वे FID किसका है, फैकल्टी टेबल का है, तो वो यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे वो फॉरेन की हो गया। एंड देन आएगा डिपार्टमेंट। सो आप लोग बताएंगे कौन सा फैकल्टी कौन सा कोर्स, उसमें कौन सा फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। सेम वे यहाँ पे एनरोल्ड रिलेशन हम लोग बता सकते हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी दिया है आपको, देन जो हम लोगों का कोर्स रिलेशन है वो बता रहे हैं, और उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो बता रहे हैं। देन कम्स नॉर्मलाइजेशन, आपने वर्ड सुना रहेगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक कोई डेटाबेस को हम लोगों को थोड़ा बेटर बनाना है, रिडंडेंसी कम करना है। एक बार बताता हूँ मैं आपको। ओके, अभी जो वीडियो बता रहा हूँ ध्यान से देख लेना एक बार। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट समझेगा तो उसको हम लोग डेटाबेस में कैसे अप्लाई करते हैं वो इजीली समझेगा, ठीक है। Hi, this video is about normalizing a database from normal forms 1, 2, 3, and 4. For the example, I mocked up an imaginary company that sells video game consoles. Some of their products are Xbox One from Microsoft, PlayStation 4 from Sony, and a handheld PlayStation called PlayStation Vita from Sony. And they also have 2 newsletters. One is for Xbox One new releases and one for PlayStation 4 new releases. Signing up for these newsletters is optional. It's not tied to any purchase. A member can sign up for
either one of these or both of these or none of these at will. It doesn't matter. So these are some of their sales records. They currently keep track of customer name, the item purchased, the shipping address, what newsletter this person signed up for, what is the supplier of the item, and what is the phone number of the supplier, and what is the price of the purchase. So they have someone named Alan Smith. These are just imaginary items. But anyway, there's somebody named Alan Smith. He bought an Xbox One. He lives in Miami. He subscribed for the Xbox newsletter. The supplier for the Xbox is Microsoft, and their phone number is 1-800-BUY-XBOX, and the price was $250. The next person named Roger Smith. He bought Roger Banks. He bought a PlayStation 4. He lives on Campus Road in Boston. He subscribed for the PlayStation News, and that was supplied by Sony. Their phone is by Sony, and the price of that was $300. The next person, Evan Wilson, he bought an Xbox One and a PlayStation Vita. He lives in Denver. He subscribed to both newsletters, and the supplier, it says wholesale, and the supplier phone number, it says toll free. And this is what somebody entered in here, and the total price was $450. And there's another item named Alan Smith. It's the same as this, at least the name is the same. This person bought a PlayStation 4. He also lives on Campus Road in Boston, which is the same address as for this person, Roger Banks. He subscribed for the PlayStation News, Sony, by Sony, and the price was $300. And the color code, just ignore the color code. There's no meaning to that. It's just for visual appeal. So anyway, these are some of their sales records, and I'm going to normalize these. So first normal form, the criteria are each cell to be single valued. So Xbox One and PlayStation Vita occur in the same cell, so is this. So we have to eliminate that. Entries in the column are the same type. So this one says wholesale and toll free here. These are not the same, these are not the proper values. So we need some kind of entry here that matches these. It would be like if, let's say, this field would be eye color and someone put like, I don't know, blue or green and beautiful. Well, beautiful is not a color, it's an opinion. So we need some kind of actual entry. We can't let this be in here. Also, rows uniquely identified. Either add a unique ID or add more columns to make the rows unique. Well, these rows, there's no duplicates in these rows, so they unique in a way, but there's still a question about this Alan Smith. Well, this Campus Road in Boston happens to be a housing for a college. So this Roger Banks rents a house while he's in college, and Alan Smith also rents the same house with them. They rent it together, so they have the same address while they are in college. So the question is now, is this Alan Smith from Miami is going to college in Boston, and this is the same guy? Is just now this is his address, or they are completely different people? From this table, we cannot figure that out. So those are the issues. So this is the table in first normal form. So each cell to be single valued. So the Evan Wilson, these two items, was separated out to two separate rows, one for Xbox One and one for PlayStation Vita. Notice this has 4 rows here, and this has now 5 because he made 2 purchases in one transaction. So that takes care of that. Entry in the column are the same type. Well, wholesale and toll-free was replaced with the proper values. So now we don't allow entry of just random values in here. They have to be filled out properly. And the rows must be uniquely identified. So these people are made to create some kind of customer ID that they can sign up
sign in to this website. So this person, his name happens to be Alan Thomas Smith, so he created a user ID AT Smith. Rogers Bank has Roger 25, Evan Wilson is Wilson 44, and this person, his name happens to be Alan Michael Smith, so his user ID is AM Smith. So now we know for sure that these two people have nothing to do with each other, and now we can uniquely identify each of these customers. Okay, second normal form. All attributes, meaning non-key columns, meaning these white ones, dependent on the key, which is this one, this red. So which one of these don't depend on the key? Well, let's see, how about the price? So does the customer ID determine the price? In other words, does the price depend on who buys it? And the answer is no. It doesn't matter who buys an Xbox One, the price will be the same. When Alan Smith or Evan Wilson buy it, the price will be the same. So the key in the table doesn't determine this. So we have attributes, meaning columns, that don't depend on the key. So those have to be separated out. So what I did is I take the customer ID, the name, the shipping address, and the subscription into one table, and then I take the item, which becomes the primary key, in the other table, the supplier phone number, and the price into another table. And obviously I'm only going to list one item one time. So now the price, the supplier, and the supplier phone and the supplier depend on this, because Xbox One has Microsoft to supply. This is their phone number, and this is the price, and this customer has, this is his name, this is shipping address, and this is what is subscribed to. Obviously this person subscribed to 2, so he's in here twice. So this is great. The only problem is we lost the transactions. We don't know who bought what. So for that, there needs to be a table called the junction table, which is this. And basically these, in this table, both of these are a key. This is called a compound key because it's made up of 2 columns. And now these entries from AT Smith bought an Xbox One is over here. So this guy bought this, and Roger 25 bought a PlayStation 4, Wilson 44 bought an Xbox One and the Vita, and AM Smith bought a PlayStation 4. So the transactions are here. And now this and this are lookup tables. So basically AM Smith bought an Xbox One. AT Smith. Who is that guy? Well, his name is this, he lives here, and he's subscribed to this. What's Xbox One? Well, Xbox One is supplied by Microsoft. This is how you buy more of it if you run out, and this is the price. So this is now in second normal form because every attribute depends on the key. We separate them out. Great. Third normal form. All fields, meaning columns, can be determined only by the key in the table and no other column. Okay, so what can be the problem here? Well, the problem is that Microsoft and the buy Xbox phone number always goes together. The Sony and the buy Sony phone number always goes together. It even says in here, this phone number is never going to go with Microsoft, and this phone number is never going to go with Sony. So in the item table, if the only thing we would know is Microsoft, we already know that this is the phone number, or if we know Sony, well, we know it's going to be this the phone number. So obviously we need to separate it out also because these phone numbers keep repeating. If I would add more items here, like a camera for PlayStation, a camera for Xbox, controller, blah, blah, blah,
you would notice that Microsoft Sony, and their phone numbers keep repeating. So if I would have to change the phone number, I would have to change it in a lot of different places, and it's not normalized properly. How about here? Can I figure out, let's say, the address from the customer name? Well, Alan Smith is one customer name. There's an address from Miami. Let's see. Oh, there's another address from Boston. So I guess there is no one-to-one relationship. How about backwards? Let's see. Campus Road goes with Roger Banks and goes with. So I guess there isn't a one-to-one relationship between the name and the shipping address. Newsletter. Well, that's definitely not going to happen because a person can sign up to multiple newsletters and multiple people can sign up to the same newsletter. So there's not going to be the same relationship as here. We can't just separate it out just yet. So what I did is basically separate this out. This for now is going to remain unchanged, but this is separated out. So I would remove the phone number column in here. So now the item is supplied by Microsoft and it's 250, but the phone number is listed here. So now if I need to change the phone number for either one of these, I can do it in one place, and there's no redundancy. And obviously the supplier is now its own primary key in its own table and is a foreign key in the item table. And the foreign key simply means that in here you can only enter values that appear here. If it's not in here, not in this table, you cannot put it in here. Let's say if you want to put in supplier Revlon or L'Oreal or something like that, those supply cosmetic products or whatnot. So if you don't sell those, you can't just enter in here. It has to be in the supplier table first before you can put it in here. That's what the foreign key means. Okay, so now all columns can be determined only by the key in the table and no other column. Well, this side is done for sure. There's no further way to normalize it. There's only this side left. So fourth normal form, no multi-valued dependencies. Well, what does that mean? What's a multi-valued dependency? It's basically this. This field depends on the customer ID. This address depends on the customer ID. And the subscription depends on the customer ID. So these are all dependencies of the key. However, there's still a problem. As you can see, Evan Wilson is in here twice with the same address because he subscribed to 2 different newsletters. So if he would change his address, I would have to change it 2 places. Or what if he would unsubscribe to this thing? Then what do I just put a null here or try to dekludge my database because now I have 2 entries? Or what if he unsubscribe for both of them? Then I'm going to have 2 nulls and 2 of the same values. Or same thing, if this person signs up for the Xbox newsletter, I repeat his user ID and the customer name and shipping address just basically like you either leave it as null or just randomly repeat it, because what are you going to put there? So the multi-value dependency is a situation where one column can have different values, a different amount of values than, let's say, the other column. For example, in this database, I didn't allow multiple shipping addresses per customer. Every customer has 1 shipping address, but they have multiple newsletters. But in real life, let's say if you have an Amazon account, you can have multiple, let's say, credit card numbers on file, and at checkout, you choose which one you want to use, and you could have multiple shipping addresses, 1 for home, 1 for work.
So for one person, you could have, let's say, 2 shipping addresses and 4 credit cards. Well, how do you make a proper table out of that? The amount of rows in this column is not the same as in this column. Let's say, for example, I would have 1 shipping address and 2 credit cards. And then I would add another shipping address. What would I put in the credit card field? Just randomly select one of them? You see how that's a situation where you have these fields depend all on the key, which is called the multivariate dependency, but there's different amount of values that can be put into each row. In each column. So obviously at this point, this needs to be separated out. And what I separated out is the customer ID, customer name, and the shipping address is going to be one table, and the newsletter and the customer ID will be another table. These remain the same. So, as you can see, now every customer only appears once. Wilson 44 was eliminated twice because we don't need that. So now if I need to change his address, he's only in here once. I don't have to change it twice. And these are his subscription. He's in here twice. So if the query that returns the what kind of newsletters need to go out will return him properly because he'll be in here twice. If this person signs up to another one, he'll be in here twice, and the query will return it accordingly. Or let's say Roger unsubscribes, he'll be removed, and the query that returns the newsletters will not return his name, but his address will be still intact here, no problem. These are the relationships between the tables, and also gave the tables names because now I know what they are. So this means this one too many. This means the cost. Okay, so I hope बेसिक नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो आपको समझा रहेगा. बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो नॉर्मलाइजेशन मतलब एक बड़े से टेबल को धीरे धीरे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे बेस्ड ऑन, जहाँ पे सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन में क्या देखा हम लोगों ने, एक फील्ड एक जो आपका सेल रहेगा उसमें एक सिंगल वैल्यू ही आना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग वो हिसाब से टेबल को डिवाइड करेंगे. देन रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन कम करने के लिए हम लोग टेबल को डिवाइड करेंगे. और उसके साथ जो कंफ्यूजन होता है कभी कभी रिकॉर्ड्स का, उसको कम करने के लिए हम लोग डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं. स्लोली सेग्रीगेटिंग अ टेबल, जहाँ पे जो फील्ड्स होंगे वो डिवीजन कौन से बेसिस पे होगा, कंप्लीट डिपेंडेंट जो फील्ड्स होते हैं उसको एक टेबल में डालो और पार्शियली डिपेंडेंट जो फील्ड्स रहेंगे उसको दूसरे टेबल में डालो. ये वे में बेसिकली डिपेंडेंसीज चेक करके हम लोग टेबल को डिवाइड करते जाते हैं. अब वो डेटाबेस का वो डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बट मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया आई होप मतलब जो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा आई होप वो क्लियरली आपको समझ में आया. सो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए नॉर्मलाइजेशन के. अब अगर आप ये देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. ओके, विल टेक 5 minutes ब्रेक देन कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अभी. अब आपका जो टॉपिक है दैट इज नॉर्मलाइजेशन. एज यू कैन सी नॉर्मलाइजेशन में आपको क्या बोला है कि जब आप एक टेबल में से प्रिपेयरिंग रिलेशनल DBMS इन्वॉल्विंग सर्टन रूल्स, और याद रखो कि आप जो TY का प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना उसमें भी बहुत बार एक्सटर्नल्स पूछते हैं कि आपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया है कि नहीं. सो सिर्फ GIS का कंसेप्ट नहीं है ये, BI में भी आप जो डेटाबेस डेटा वेयरहाउस बनाते हैं उसमें भी हम लोग जो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे उसमें भी
बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि आपका जो डेटाबेस है जिसके ऊपर आप बिजनेस इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस रहेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग एक टेबल को। देखो एक टेबल को हम लोगों ने अलग अलग 3-4 छोटे छोटे टेबल में डिवाइड किया, जिससे उसमें जो प्रॉब्लम्स थे, कोई एनोमलीज थे या डुप्लीकेशंस थे, जिसको हम लोग मिनिमम कर पाए, राइट। सो वही होता है ब्रेकिंग डाउन टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स व्हाइल मेंटेनिंग द नेसेसरी लिंकेजेस बिटवीन देम। और वो कैसे मेंटेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, दैट इज प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। उसके आगे क्या बोला है, नॉर्मलाइजेशन इज डिजाइन टू अचीव टू अवॉइड रिडंडेंट डेटा, दैट इज डुप्लीकेट डेटा कम करना है, जिससे आपका जो स्पेस है वो बच जाएगा, मेमोरी बच जाएगा। और डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपका डेटा के अंदर जो करेक्टनेस है वो मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव ओनर्स नेम, बराबर है, लाइक कोई एक ओनर जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है। अब इसका सपोज जो मोबाइल नंबर है या कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी जो है वो चेंज हो गया। तो अब जब ये वाला नहीं, दिस वन, ये देखो ये 2 बार आ रहा है। सो अब जब ऐसा कोई ओनर है, उसका अगर ईमेल एड्रेस चेंज हो रहा है, दैट इज द मेन कॉन्टेक्ट डिटेल, या मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, वो उसका मेन कॉन्टेक्ट डिटेल है। आपने जब उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर किए रहेंगे अलग अलग टेबल में, हम लोगों ने एक टेबल में उसका कोई एक टेबल ऐसा नहीं बनाया नॉर्मलाइज करके कि जिसमें सिर्फ उसके स्टैटिक इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे जो कभी चेंज नहीं होने वाले या रेयरली चेंज होने वाले हैं वो डेटा रहेंगे। और दूसरा टेबल रहेगा जिसमें जो बार बार डेटा जो चेंज होता है ना, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन रहेंगे, लाइक अगर उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये जो है ये रेयरली कभी चेंज होंगे किसी के, और उनके सेल्स ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, ये जो है ये बार बार चेंज हो गए, क्योंकि आज उसने कुछ दूसरा प्रोडक्ट खरीदा, कल कोई दूसरा और एक प्रोडक्ट खरीदेगा। सो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीक्वेंट चेंज होते रहेगा। सो आप जब नॉर्मलाइज करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिक रहने वाला है या जो रेयरली कभी तो चेंज होने वाला है, और कौन से इन्फॉर्मेशन है जो बार बार चेंज होंगे। आपने अगर ये सेग्रीगेशन डाल दिया तो क्या होगा कि एक ही जो पर्सन है या ओनर है जिसके बार बार डिटेल हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन पे मिल रहे थे, वो अब यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि अभी आपको वो इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं मिलेंगे। मतलब अभी अगर ये जो ओनर है उसका अगर ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो मुझे हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मैंने उसका डिटेल स्टोर किया है वहाँ पे उसका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लोकेशन पे चेंज करूंगा मैं, एक ही टेबल में, प्राइमरी टेबल में, और वो जो जो बाकी टेबल्स के साथ फॉरेन की रिलेशन में रहेगा वहाँ सब जगह पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स एक जगह पे मोबाइल नंबर चेंज हुआ तो वो सब जगह पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर विजिबल हो जाएगा सब जगह पे, राइट। इसका उल्टा अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो तकलीफ क्या होगा कि आपका एक लोकेशन पे इंफॉर्मेशन कुछ अलग दिखेगा, दूसरे लोकेशन पे इंफॉर्मेशन कुछ अलग दिखेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक टेबल में मैंने जो उसका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज किया वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, और दूसरे टेबल में अभी भी वो पुराना ही इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटाबेस लॉस हो गया। To ensure that attribute data is data in a separate table can be maintained and updated separately and can be linked whenever necessary. उसके आगे क्या बोला है, टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वी हैव अ टेबल, और उसमें आपको सर्टन एग्जांपल दिए, लाइक वी हैव अ पार्सल मैप, द टेबल कंटेन रिडंडेंट डेटा। किसका, ओनर एड्रेस। देखो ये ओनर एड्रेस जो है वो 2 बार आ रहा है, सपोज ये वाला और ये वाला, ये रिडंडेंट डेटा है, बराबर है। सो उस पर क्या बोला है, आर रिपीटेड, स्मिथ इज रिपीटेड एंड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जोनिंग आर एंटर्ड ट्वाइस। द टेबल ऑल्सो कंटेन्स अनइवन रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द पार्सल। सो ये सबको आपको क्या करना है,
जैसे यहाँ पे देखो जोन जो है वो कमर्शियल रेसिडेंट अनइवन आ रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कमर्शियल वाले सिर्फ एक ही जगह पे दिखे और रेसिडेंशियल वाले अलग से हम लोग सेग्रीगेट कर दें। सो ये जो है ना ये अननॉर्मलाइज टेबल है और इसको मैनेज करना, एडिट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवीजन हम लोग का कैसे होगा, लाइक दिस, जहाँ पे हम लोगों ने पार्सल टेबल एक अलग बना दिया जिसके अंदर पी नंबर इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी आईडी नाउ, और उसके आगे हम लोगों ने क्या डाल दिया, सेल्स डेट, सॉरी वी हैव एडेड सेल्स डेट, कौन सा जोन कोड है, जोनिंग एरिया क्या है, एकर्स क्या है वो, और बाकी के सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऊपर रखेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अभी भी रिडंडेंसी है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वापस इसको और नॉर्मलाइज करेंगे। सो इसमें से देखो ये सेल्स डेट, ये 4 फील्ड हम लोगों ने एक टेबल में डाला, एंड देन PID जो ऊपर आपका प्राइमरी की था उसको यहाँ पे मैंने फॉरेन की बनाया और उसके साथ में ओनर नेम डाल दिया, एंड देन एड्रेस वाला एक अलग टेबल बना दिया और वो एड्रेस वाले टेबल में मैंने ओनर नेम एंड ओनर एड्रेस डाल दिया। तो अब क्या होगा, मुझे बार बार अभी यहाँ पे देखो अभी भी स्मिथ 2 बार आ रहा है। सो मतलब अभी भी हम लोगों को और नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, वापस जोन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया क्योंकि रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यहाँ पे ये वापस रिपीटेशन हो रहा है, एंड ओनर नेम जो है यहाँ पे वापस रिपीटेशन हो रहा है। तो उसको हम लोग वापस क्या करेंगे, ओनर यहाँ पे अभी इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोगों ने जोन के लिए एक जोन कोड बनाया, दैट इज अ प्राइमरी की, और उसके आगे क्या डाल दिया, रेसिडेंशियल या कमर्शियल कौन से टाइप का जोन है वो। देन उसके आगे ये आपको और नॉर्मलाइज करते जाएंगे जैसे हम लोगों ने वो वीडियो में देखा वही। तो वो वीडियो वाला एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो, या ये वाला चाहिए तो ये नोट्स में आपको दिया हुआ ही है। देन टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन से रहेंगे, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, दिस आर द रिलेशंस। ये हम लोगों को ऑलरेडी डेटाबेस में पता है, बाकी 1-2 सब्जेक्ट में आपने मैथ्स में भी पढ़ा रहेगा। सो दैट इज द रिलेशनशिप, क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एट्रीब्यूट डेटा एंट्री, एट्रीब्यूट्स मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल वैल्यू है उसके ऊपर एड्रेस ऐड करना, वो जो प्लेस है उसका नाम एंटर करना, फोटो एंटर करना, ये सारे एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन हो गए। सो क्या बोला, एट्रीब्यूट डेटा एंट्री इज लाइक डिजिटाइजिंग का पेपर मैप, जहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कोई एक रास्ता है, कोई एक लेक है, उसके ऊपर वहाँ पे उसका नाम डालो, एड्रेस डालो, है ना, ये सब डिटेल्स ऐड करेंगे। सो नाउ फील्ड डेफिनेशन, आपको क्या बोला था, प्रोसेस रिक्वायर सेटअप द फील्ड टू बी एंटर्ड, the choice of digitizing method and the verification attribute values। so field definition का मतलब क्या है, attribute data entry is to define each field in the table, मतलब हर एक टेबल में एक एक attribute जो हम लोग ऐड करेंगे उसका एक एक फील्ड होगा, एक एक कॉलम होगा, इन शॉर्ट, बराबर है। सो जैसे यहाँ पे हम लोग को बोला है कि नेम वाला एक फील्ड हो सकता है, दूसरा एक उसके लिए डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर रहेगा, डिजिटल डेसिमल डिजिट्स रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सब डालेंगे हम लोग। सो वो वे में अगर आप देखेंगे तो आपका वो बन जाएगा। देन मेथड, डेटा एंट्री इन GIS कैन बी डन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टेबल उठाओ, बोरो करो और उसको मैप के साथ अटैच कर दो। इनडायरेक्ट मेथड इज बोरोड फ्रॉम सम एजेंसी इन डिजिटल फॉर्मेट, एंड इन इनडायरेक्ट मेथड टाइपिंग इज ओनली ऑप्शन। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइपिंग बहुत हेक्टिक हो जाएगा। एंड डेटा वेरिफिकेशन, डेटा वेरिफिकेशन हैज two steps। First is to make sure the attribute data are properly linked to a special data। स्पेशल डेटा मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स, जो आपके मैप के कोऑर्डिनेट्स है, हर एक प्लेस के कोऑर्डिनेट है, उसके साथ में जो एट्रीब्यूट डेटा है, मतलब वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे बैंक आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, उसका इंफॉर्मेशन। अगर ये मिसमैच हो गया तो क्या होगा, कहीं पे हॉस्पिटल है एक्चुअल में वहाँ पे कॉलेज बताएगा, कहीं पे कॉलेज है वहाँ पे पुलिस स्टेशन बताएगा, पुलिस स्टेशन पे फायर स्टेशन बताएगा। सो आपका मैप जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन एज यू कैन सी एट्रीब्यूट डेटा प्रॉपरली लिंक टू अ स्पेशल डेटा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एंड इसके जो आईडीज रहेंगे वो यूनिक रहने चाहिए, है ना, and should not contain a null value। remember 0 is also a value। null का मतलब either the value is missing or value is expected, दो में से एक चीज हो सकता है। 0 जो है वो भी वैल्यू है, तो अगर आप कोई एक फील्ड को 0 रख रहे हो मतलब आपने वहां पे वैल्यू ऐड कर दिया।
नल वैल्यू का मतलब है वहां पे जीरो भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. सो इन शॉर्ट उसको हम लोग बोलते हैं नल वैल्यू मीन्स आइदर द वैल्यू इज एक्सपेक्टेड और वैल्यू इज मिसिंग. देन उसके आगे एक्यूरेसी कितना है ये एट्रीब्यूट डेटा का, वो समझते हैं हम लोग. एंड देर आर एटलीस्ट 2 ट्रेडिशनल मेथड फॉर चेकिंग डेटा एंट्री एरर्स. मतलब जो स्पेशल डेटा कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स के डेटा एंटर कर रहे हैं, उसका फोटो, उसका नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कोई एक हॉस्पिटल या कुछ रहेगा उसका. सो फर्स्ट डेटा कैन बी प्रिंटेड फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन like checking the plot, check the accuracy, and second computer program is written to verify the data accuracy. एक हम लोग खुद वेरीफाई करेंगे और दूसरा कंप्यूटर्स आर गोइंग टू वेरीफाई इट. बराबर है, ये 2 पॉइंट्स रहेंगे. दैट इज व्हाट वी मीन बाय एट्रीब्यूट डेटा वेरिफिकेशन. मैनिपुलेशन ऑफ फील्ड एंड एट्रीब्यूट डेटा. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क इन्वॉल्व्स टेबल एज वेल एज फील्ड्स. टेबल्स और उसके अंदर जो कॉलम है. Now, field management include adding or deleting these columns or fields, creating new attributes through a classification computation of existing attribute data, and adding and deleting the field is required for classification. Now, new field is designed to receive the results of classification. Now, classification attributes में क्या क्या रहेंगे? New attribute data from existing data, ये सब हम लोग डालेंगे. देन आपके पास एग्जांपल क्या बोला है, एलिवेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू. ये एट्रीब्यूट डेटा को हम लोग ग्रुप करेंगे लाइक ऐसे लोकेशंस जहाँ पे हाइट जो है सी लेवल से वो 500 है या 500 to 1000 के बीच में है या 500 से कम है. ऐसे सारे आपके बेसिक इंफॉर्मेशन रहेंगे. देन डेटा डिस्प्ले ऑन कार्टोग्राफी, मतलब मैप वे में हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस मैप कि हम लोग के पास डेटाबेस है बैकएंड में और वो डेटाबेस के हिसाब से हम लोगों ने वो इंफॉर्मेशन को ये मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया है इन अ परसेंटेज मैनर. अलग अलग डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन विच वी हैव अपडेटेड इन दैट एट्रीब्यूट टेबल. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो इसमें भी अभी एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है. आपको देन क्या बोला है, कार्टोग्राफी सिंबलाइजेशन. अब यहाँ पे देखो ये जो मैप हम लोगों ने बनाया ना, ये मैप आपका डेटाबेस टेबल को लिंक करके ये मैप बन जाता है. आप अगर बहुत बार देखेंगे आपको भी ऐसा, जब हम लोग QGIS यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैप जो है वो ऐसे रेडी मैप्स आपके पास रहते हैं जिसके ऊपर हम लोग कोई एक इन्फॉर्मेशन ऐड अपडेट डिलीट करते हैं. जैसे मुंबई का मैप है तो पूरा मैप मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, उसके ऊपर अभी मुझे पॉपुलेशन है या और कोई इन्फॉर्मेशन अगर बताना है. जैसे अगर मुझे बताना है कि ओके मुंबई में मैप में कितने स्टूडेंट हैं जो अलग अलग एरिया से आते हैं, मुंबई के कितने अलग अलग एरिया से आते हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग मुंबई का मैप ही यूज़ करेंगे और उसमें हम लोगों के स्टूडेंट का जो डेटा है वो सिर्फ हम लोग वहाँ पे लिंक कर देंगे. सो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गेटिंग. लेकिन हम लोग पूरा मैप नहीं बना रहे. अब जब आप कभी भी कोई एक मैप बनाते हैं, सो वी हैव फ्यू बेसिक इंफॉर्मेशन विच शुड बी एडेड देयर. फर्स्ट इज नॉर्थ एरो, देन एक्नॉलेजमेंट अगर वो ऑफिशियल मैप है कोई एजेंसी से बनाया हुआ. सो जैसे यहाँ पे क्या बोला है, डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, यूएस सेंसस ब्यूरो से आ रहा है. स्केल बताएंगे हम लोग कि मैप के ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर 1 सेंटीमीटर में 1 mm में है तो रियल में उसका साइज कितना रहेगा. यहाँ पे माइल्स में बताया, हम लोग किलोमीटर में मीटर में बता सकते हैं. देन अगर आपने अलग अलग कोई कलर्स यूज़ किया अपने मैप में तो कौन सा कलर क्या परसेंटेज रेंज बता रहा है, ऐसा हम लोग एक लेजेंड ऐड करेंगे. सो क्या क्या ऐड करना होता है, लेजेंड, एक्नॉलेजमेंट, स्केल, नॉर्थ एरो, टाइटल और मैप तो ऑफ कोर्स आएगा ही. ये सारे चीजें जो है आपको प्रॉपरली एडजस्ट करने रहते हैं एक मैप पे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा ही कुछ आपको बताया. कार्टोग्राफिक सिंबलाइजेशन क्या बोला है, देखो कार्टोग्राफी इज मेकिंग ऑफ स्टडी ऑफ मैप इन ऑल एस्पेक्ट्स, इसको कार्टोग्राफी बोलता है. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कार्टोग्राफी क्या रहेंगे, सिंबलाइजेशन, लाइक डिफरेंट मैप सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्पेशल फीचर्स.
लाइक हॉस्पिटल रिप्रेजेंट करना है, रोड रिप्रेजेंट करना है, हाईवे, लिंक रोड को एक रिवर रिप्रेजेंट करना है, रेलवे ट्रैक रिप्रेजेंट करना है. सो वी यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर दैट. जैसे यहाँ पे आपको दिया है वी हैव एरिया. सो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज डिफरेंट पैटर्न्स. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या बोला है, अ स्पेशल फीचर्स आर कैटेगराइज्ड बाय द लोकेशन एंड एट्रीब्यूट. टू डिस्प्ले स्पेशल डेटा फीचर्स ऑन मैप वी यूज मैप सिंबल्स टू इंडिकेट दोज फीचर्स लोकेशंस. और उसके साथ में कोई विजुअल वेरिएबल्स यूज करेंगे जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है. नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, द चॉइस ऑफ मैप सिंबल फॉर अ वेक्टर डेटा. वेक्टर डेटा मतलब जो हम लोग ये नॉर्मल देख रहे हैं, दिस आर द वेक्टर डेटा ओनली, है ना. यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ पे क्या बोला है, द जनरल रूल इज टू यूज पॉइंट सिंबल्स फॉर पॉइंट फीचर एंड लाइन सिंबल फॉर लाइन फीचर. कॉमन सेंस है. और एरिया सिंबल यूज करेंगे एरिया फीचर के लिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो वी हैव लाइन पॉइंट फीचर. जैसे यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, वी हैव डिफरेंट लाइन्स हियर, सम अदर टाइप्स ऑफ पॉइंट्स हियर. बराबर है. यहाँ पे स्ट्रीट के लिए हम लोग अलग अलग लाइन्स यूज कर रहे हैं. देन यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट फीचर यूज कर रहे हैं. एक स्टार है, एक सिंपल सा डॉट है, एक ट्राइंगल है ना. सेम वे यहाँ पे एरिया बताने के लिए. सो ये देखो आपको क्या बोला है, एरिया हम लोग ये अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं. एक यू है, एक शेप है, एक अरेंजमेंट है, एक ओरिएंटेशन है. देन लाइन के लिए ये लैंड यूज हो गया, फर्स्ट टाइप लाइन मैप का, या फिर लाइन रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट वे हो गया ये लैंड यूज. सेकेंड हो गया स्ट्रीट टाइप, डाउनटाउन बताया वो. देन बाकी के ये जो टाइप है आपके वो सेम उसी के अंदर आएंगे. पॉइंट्स ये वे में अलग अलग पॉइंट्स हम लोग बता सकते हैं सर्विसेज के लिए. जहाँ पे अलग अलग सर्कल हम लोगों ने बताया विद डिफरेंट कलर. या फिर डिफरेंट पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंट शेप्स. स्टार, ट्राइंगल, एज यू कैन सी इन दिस वी हैव स्टार, ट्राइंगल एंड डॉट. या फिर यहाँ पे अलग अलग वे में हम लोग बता रहे हैं, या फिर अलग अलग ये वे पैटर्न में बता रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. अब यहाँ पे आपको वही दिया है देखो, द जनरल रूल डज नॉट अप्लाई टू volumetric data or aggregate data. There are no volumetric symbols for a data such as division, temperature. इसके लिए हम लोग के पास कोई सिंबल नहीं है. तो वो टाइम पे हम लोग अलग अलग कलर यूज करेंगे. और लेजेंड जो होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये लेजेंड दिया है ना, ये लेजेंड में बता देंगे कि ओके ये कलर का मतलब मैं मैप में ये रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, ये कलर का मतलब या ये सिंबल का मतलब मैप में हम लोग ये कुछ चीज रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं. सो वही होगा. इंस्टेड ऑफ 3D सरफेस एंड आइसोलिंक आर ऑफन यूज टू मैप वॉल्यूमेट्रिक डेटा, एग्रीगेट, एवरेज, ऐसा कुछ. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कोई एक विजुअल वेरिएबल डेटा डिस्प्ले के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक यू वैल्यू यूज करेंगे. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा है, गूगल मैप देखो यू वैल्यू यूज करता है. ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उसको वो रेड कलर में बताएगा, और कम रहेगा उसके हिसाब से आपका कलर का जो एक इंटेंसिटी है वो कम होते जाएगा. राइट. सेम फॉर लाइन, सेम फॉर पॉइंट एज वेल फॉर शोइंग द डिफरेंट इंफॉर्मेशन. सो याद रखो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स. एग्जाम में आपको ये वे में, अगर थियोरी एग्जाम होता है तो ये वे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा. यहाँ पे भी हम लोग बता रहे हैं शेप्स, साइज, लाइक पॉइंट्स में देखो अलग अलग शेप्स हम लोग यूज कर रहे हैं. या फिर अगर सेम शेप यूज करेंगे तो अलग अलग साइज में बताएंगे. या फिर सेम शेप हम लोग यूज कर रहे हैं विद डिफरेंट कलर. या फिर कहीं कहीं पे देखो सेम कलर यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसका जो इंटेंसिटी है, मतलब एक जगह पे एकदम डार्क ब्लैक है, बाद में ग्रे हुआ, लाइट ग्रे हुआ, एकदम लाइट ग्रे हो गया, देन वाइट हो गया. या फिर एक सेम सर्कल टाइप का ही शेप पॉइंट फीचर यूज कर रहे हैं हम लोग, बट विद डिफरेंट टेक्सचर. यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे स्लांटेड लाइंस है. सेम वे लाइंस जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसमें भी लाइक ऐसा कुछ हम लोग पाइपलाइन के लिए बता सकते हैं. ये हम लोग का कोई एक रोड है, ये हम लोग का वॉकिंग लेन हो सकता है. सो ये वे में हम लोग अलग अलग वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचर वाइज, कलर वाइज,
कलर यू वाइज मतलब मल्टीपल आरजीबी कलर्स यूज करते हैं हम लोग, या उसके कॉम्बिनेशंस रेड ग्रीन ब्लू, वो वाला बता रहा है। साइज वाइज या शेप वाइज, सेम वे एरिया में भी हम लोग यही सेम पैटर्न यूज करता है। सो यहाँ पे आपको क्या बताया, क्वालिटेटिव डिफरेंस है ना। ये हर एक में देखो क्या बोला है, क्वालिटेटिव डिफरेंस इजीली पता चल पाएगा आपको। कौन सा, अगर कोई एक लाइन अगर थिक है, इसका मतलब है कि वो लाइन जो है मतलब वो जो रोड है वो बड़ा रोड है, और अगर कोई एक लाइन पतला है जैसे यहाँ पे दिया है, इट मीन्स कि वो थोड़ा छोटा रोड है। यहाँ पे हम लोग इजीली बता सकते हैं, है ना। लेकिन लास्ट वाले में ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने हर किसी को, ये तीनों लाइन देखो ऑलमोस्ट सेम है, अलग अलग टेक्सचर में यूज किया हम लोगों ने। सो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन देना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ ये सब होने के बाद में नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है दैट इज यूज ऑफ कलर। ओके, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, एनीवन एनी डाउट्स? आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सबको। किसी को कोई डाउट है? हेलो, एनी डाउट्स एनीवन? सर ये हर एक सर ये जो टाइप्स के मैप होते हैं, 3D मैप होता है, ये सब वो सब क्या क्या वो सबके लिए अलग अलग करते हैं। क्या बोल रहा है गौरव? अभी तेरा आवाज क्लियर आ रहा है, अभी बोल। और 2D मतलब अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं ना, हाँ, तो वो सबके लिए स्क्रैच से एक बनाते हैं या सर सबका मतलब एक बेस मॉडल बनाते हैं फिर उसके ऊपर एडिट करते जाते हैं? अगर कोई एक स्टेट का या कुछ मैप है तो वो बेसिक मैप तो होगा, और उसके ऊपर हम लोग एडिट करते जाएंगे। अगर मैंने कॉलेज का अपना मैप बनाया तो वो तो कस्टमाइज मैप बनेगा, उसके ऊपर हम लोग के पैटर्न्स अलग होंगे। कभी कभी ये होता है कि हम लोगों का एक बेसिक, मैंने ब्लैंक मैप ले लिया इंडिया का, जिसके ऊपर आपके पास खाली स्टेट वाइज एरिया वाइज डिवीजन है, और उसके ऊपर मैं ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन ऐड करके अपना एक अलग रिप्रेजेंटेशन मैप बनाऊंगा। जैसे बहुत सारे कंपनीज करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो करते हैं, टू रिप्रेजेंट टू देयर बोर्ड मेंबर्स और टू कस्टमर्स कि कौन सा इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, या कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये वे में एक स्टैंडर्ड मैप, एक स्टैंडर्ड सिंबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ब्लैंक मैप पूरा लेंगे, जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे करते थे, एक ब्लैंक मैप लेके उसके ऊपर हम लोग चीज़ें ड्रॉ करते थे। दोनों वे हो सकता है, बट ज़्यादा जो इजी वाला जो है वो ये है कि गूगल मैप या जो हम लोग के जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो मैप प्रोवाइड किया है उसको रीयूज़ करके उसी के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन बता दो। तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने आपको जो मैप दिए रहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड फॉलो करके ही दिया रहता है, जिसमें ये जो भी कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट वे में, स्टैंडर्ड वे में वहाँ पे यूटिलाइज किए रहते हैं। हम लोग जब डेली बेस पे मैप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्टैंडर्ड वे क्या होता है, कि ओके ये कलर यही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। लाइंस, अगर हम लोग रिवर बता रहे हैं तो उसके लिए यही टाइप के लाइंस यूज़ होंगे, अगर फॉरेस्ट एरिया बता रहे हैं तो उसके लिए यही टाइप के पॉलीगॉन्स यूज़ होंगे। तो वो स्टैंडर्ड वे रहता है। लेकिन अगर हम लोग को चाहिए, हम लोग अपने कस्टमाइज मैप बना सकते हैं फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज। ठीक है, क्लियर है गौरव? हाँ सर। अब दूसरा टॉपिक बहुत सिंपल है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप देखोगे तो आपको इजीली सब समझेगा। यूज ऑफ कलर, द मोस्ट सिंपल थिंग, यूज ऑफ कलर मतलब हम लोग अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करेंगे मैप में, जिससे हम लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन बहुत इजीली बता पाए। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, या और कोई आप मैप देखो जहाँ पे हम लोग अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं। सो कलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मैप पे, एक कलर थियरम हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, बाद में हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। So let's talk about the four colour theorem.
It's a favourite with mathematicians. It's easy to state. So the statement is every map can be coloured using 4 colours, such that 2 neighbouring countries are different colours. That would be confusing if it wasn't. So all maps can be done in 4 colours. In other words, I'm saying there are no maps that need 5 colours. It's not obvious. And So, as you can see in this color theorem, क्या बता रहा है? हम लोग कोई भी 4 डिफरेंट कलर यूज करेंगे, 1000 कलर यूज करने की जरूरत नहीं है. तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपके कोई भी कलर जो है वो दो एरिया में एक सेम कलर नहीं आएगा, बराबर है. तो कोई एक एरिया अगर दूर दूर है तो वो टाइम पे आप वो सेम सिमिलर टाइप का कोई कलर यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर दूर दूर अगर है तो अलग अलग सेम कलर यूज होगा. अगर पास में है तो अलग कलर यूज करेंगे. और कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे 4 एरिया पास में आ रहा है, सो टाइम पे हम लोग ऐसे 4 अलग कलर यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द 4 कलर मैप थियरम. 4 से ज्यादा कलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, मोस्ट ऑफ टाइम. I'm saying there are no maps that need 5 colours. It's not obvious, and you would think more complicated maps would need more colours. But apparently, all maps can be done with just 4 colours or better. So this problem was unsolved for a long time. 125 years it was unsolved. It was solved finally in the 1970s, although the method they used to solve it was a little controversial at the time, but has had a large effect on mathematics today. So the story of how this problem came around is kind of cute. Apparently there was a guy who was trying to colour in the counties of Britain. I don't know why he was trying to do that, but he was, and he suspected he could do it using 4 colours. And he mentioned it to his brother, and his brother was a maths student, and his brother mentioned it to his lecturer, who was a man called Augustus de Morgan. He's a famous mathematician. Well, it was de Morgan who spread this problem around. So to prove it, we either need to show that every map can be done with 4 colours or better, or we just need to find one example that needs 5 colours. So people were trying it. And if you try it with maps, it does work. If you try it with the map of the world, you can colour it with 4 colours. If you try it with the map of the United States, you can do it with 4 colours. If you try any real map, you can do it with 4 colours. I mean, you can give this problem to children, right, if you want to keep them quiet. After a while, you start to think, well, maybe I'll need to invent a map. Maybe if I can invent a weird, complicated map, I can find one that needs 5 colours. So that's what you start to do. It doesn't look like any sort of real life map. So we've got this map, and now we're going to colour it in. So let's start with the middle. I think orange. Next country has to be a different colour, so I'm using the purple here. Now let's try the next country. So this is all fairly simple. I can't use purple, I can't use orange, because they're touching. I'll use the blue. Next one. What do you want, Brady? We can't use blue or orange. We could use purple again. Wise. That is a wise choice. Let's use purple again. Why not? Let's not go to the expense of using a 4th colour. So now let's do this one. We could use blue again. And we can use blue again for that one. Excellent. That might put us in a good position when we do the next country. So here we've got, we can't use blue, we can't use purple. What should we use? Use orange again. We can use orange, why not? Do you want to use orange on the opposite one? So we'll do this one in orange. And now we need a 4th colour. We have to go to the 4th colour, do we? Yeah. Purple, blue and orange are being used. This does have to go into the 4th colour. I've got pink here. On the opposite side it's the same, obviously. I'm going to use pink over here. It looks like we had to use 4 colours for that. So, okay. So this is a map that was solvable with 4 colours. So as you can see, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे 4 कलर थियरी जो है वो अप्लाई होता है. मतलब मैक्सिमम वी रिक्वायर्ड या 4 कलर्स आर मोर देन इनफ टू रिप्रेजेंट एनी मैप. Okay. For that. So, okay. So this is a map that was solvable with 4 colours. Here's another important map. I'm going to make it like that. So it's only 4 countries. But if we try and colour it in, I'll do something similar. I'll do orange in the middle again. Purple up here.
well, this one can't be purple, it can't be orange, so I'm going to use blue. And this country, it can't be orange, it can't be purple, it can't be blue. So I'm forced to use the fourth colour, which is the pink. So this is an example of a map that definitely needs 4 colours. So we're going to boil the problem down a little bit. Let's say I took this map again. I'll draw it here. Say map. Instead of colouring in all the sections, let's just say I colour in at the centre of each region. That'll just give the same idea, won't it? I won't have to use all that ink. And maybe, instead of drawing out the whole map, maybe if I just said, if 2 countries are touching each other, they share a border, I'll just connect them with a line. And what I've made is I've turned that map into a network. So this map has made this network. And the question, can this map be coloured using 4 colours or better, is the same question as saying, can this network be coloured using 4 colours or better, such that 2 countries that are connected with a line are not the same colour. So it kind of boils down the problem. It makes it more abstract, but that's actually a good thing. It makes it easier to solve. There are things we can learn now about maps by studying networks instead. So the reason we want to use networks, for a start, it shows when 2 maps are the same. I'll show you what I mean. What about if I had a map that looked like this? Your handbag. Yeah, so this map looks like a handbag, as Brady has just told me. But if we draw the network for this map, so I'm just going to put a dot in each region, and then I'll connect them if they're connected, like this. You will find that you get the same network as this previous map we did. So it was just 4 countries again. It gives me the same network. It is effectively the same map, even though it looks different. So by studying networks, we can study all the different kinds of maps, even when they look different. Now, all maps make networks, but not all networks are valid maps. I'll show you what I mean. This is not going to be a valid map. And I'm going to say they're all going to be touching each other. They're all mutually touching countries. They all share borders. So it looks like, if I got this right, looks like that. Now, this is not going to be a valid map, because if you try and turn that into a map, it's not going to work. The problem is the lines cross, which when you try and turn it into a map doesn't make sense. You can try, but it just doesn't make sense. It is allowed if we can untangle the lines, and that might happen. I'll show you what I mean. So let's say these are countries here, and let's say these countries touch each other as well, so I would connect them with a line. But if I do that, you see the lines cross. I don't have to do it that way. I could have drawn a line like that. So I could have untangled that. So if I can untangle it, that's fine. That's a valid map. And by studying networks, there are some features of maps that we can learn by looking at networks. This one in particular, in any map, you're going to have a country. Let's call it A, country A, right? There's going to be a country in every map that's either just by itself, Like an island. like an island, or country A is connected to one other country. I mean, that might happen. Or country A is connected to 2 other countries. So you'll get a network that looks like that. That will be country A there in the middle. Or you might have country A, which is connected to 3 countries. This all seems perfectly reasonable. There's A in the centre. Country A could be connected to 4 countries. Or, I'll put A in, or country A could be connected to 5 countries. And that all seems reasonable. But every map will have at least one country that looks like one of these. What you can't have is every country connected to 6 other countries or more. All I'm saying is there is at least one country in that map that's either connected to 1 or 2 or 3 or 4 or 5. But if you have a map where they're all mutually connected to 6 or more countries, that's a network that can't be untangled. So all maps have this feature. One of the countries is one of these on this list. Now we can start talking about the 4-colour theorem. This is actually going to be useful. So the 4-colour theorem is hard to prove, and they tried for a long time. Like I said, it took 125 years. They did manage to prove easier versions of the 4-colour theorem.
So the 4-colour theorem means there are no maps that need 5 colours. I can probably prove that there are no maps that need 7 colours. That's probably easier to explain. Okay, I'm going to have a go. Okay, imagine there are maps that need 7 colours. These are maps that can't be done with better, right? So there are maps that need 7. Pick the smallest one, okay? So you've got a small one. Now, because it's a map, it's going to contain a country, which is going to be one of these A's that I've called here on this list. So take that country and pull it out. Just delete it, take it away. And you've made a smaller map. Now, because it's a smaller map, that means you can do it in 6 colours. Do you remember the map I had was the smallest that had to use 7? So if I take a country away, it's smaller, I can do it with 6. Great. If I put my country A back in, that means I have a spare colour to use for A. I mean, the worst case scenario is this last one here. And these could be all different colours. But if I put A back in, I'm still going to have a spare colour, a 6th colour that I can use, which shows that the map can be done in 6 colours after all. Now, to show that all maps can be done with 5 colours, that's a little bit harder. The proof is exactly the same. The proof is exactly the same, except in this worst case scenario, down here at the end here, it becomes harder. Because if those are 5 different colours, and you put your country A back in, you might have to reuse a colour, which you don't want to do. So the argument's a bit more complicated. You have to show that you can recolour it, and you still have a spare colour for A. So it's a harder proof, but it's along the same lines. Then they try to do it with 4. Can we show that all maps can be done with 4 colours? And that argument doesn't quite work. It just wasn't strong enough. So this went unsolved for a long time. There were some people who thought they'd proved it. They thought they'd actually done it, and people accepted the proof. And they thought it was solved for a decade. They thought, oh, it's done. And then, oh, they found a mistake and went, actually, that doesn't hold up. And then, oh, no, it wasn't proved. We have to go back to square one. We have to find a way to prove this problem. So it took till the 1970s to solve this problem. So the final solution, it was done by 2 guys, Kenneth Apple and Wolfgang Haken from the University of Illinois. They did it in 1976. It's kind of similar to my proof I mentioned before. They made a list of networks. And they said every map must have at least one of these networks within it. And they showed that every map contains one of these networks. Each one of those networks can be coloured with 4 colours, or can be recoloured with 4 colours. And that is enough to show that every map can be done with 4 colours. Now, it is a hard proof. Part of the problem was having to show that this list could be coloured with 4 colours, because it was a long list. There were, how many networks was on this list? 1,938 networks. And to do that, they used a computer. And that was controversial at the time. This was the first computer-assisted proof in mathematics. Now it's commonplace. Lots of mathematics is done with computers, but this was the first. And people were wary of this proof. For a start, one of the problems is it involves checking lots of cases. That's not the best kind of proof. It is a proof and it is valid. But the problem with that is it doesn't give you a deeper understanding of why something is true. Just checking lots of cases. Mathematicians do not necessarily like that kind of proof. It's not the best kind, but it's still a valid proof. The proof has been improved. For a start, we had this long list of networks that we had to show we could colour in. That got shortened. I think it got shortened to something like 1,400 and something. I think it's shorter now. I'm not sure how short it is at the moment. At the moment, though, the proof still requires this massive checking of cases. So it's still not a beautiful proof. This episode's been brought to you by Squarespace. ओके सो आई होप कलर थियरम का जो कुछ बेसिक पढ़ा हम लोगों ने समझा अभी वो आपको क्लियर है. इसके आगे जो हम लोग के नोट्स में जो कलर वाला जो थियरम दिया हुआ है, जो थोड़ा सा थियरी दिया हुआ है यूज ऑफ कलर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे. आज के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ. कुछ डाउट्स है एनीवन?